Assalamu alaikum, dear students. So we are going to continue our chapter, that's thermodynamics, and in this what we have to discuss today is second law of thermodynamics. So we have to discuss second law of thermodynamics. देखिए इसमें हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस किया, देन हमने थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस डिस्कस की. अब उसके बाद थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में मैंने एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ा, दैट्स पॉलीट्रोपिक प्रोसेस भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया. और आज का जो टॉपिक है दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर योर एंट्रेंस, व्हाट वी कॉल एज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. फॉर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी हैव टू स्टेटमेंट्स. सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए हमारे पास दो स्टेटमेंट्स है. वन इज केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, वन इज केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, very important, and second is Clausius statement. Clausius statement. So ये दो स्टेटमेंट जो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन दो स्टेटमेंट्स पे हम दो इंजन डिस्कस करने जा रहे हैं. एंड द फर्स्ट स्टेटमेंट इज हियर केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट. केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट जो है फर्स्ट स्टेटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए यहां से क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है. केल्विन प्लैंक का जो स्टेटमेंट है दैट इज केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट जो है इसमें दैट इज ऑन दिस स्टेटमेंट हीट इंजन इज बेस्ड. जो आपका हीट इंजन है, on this statement that heat engine is based, and as per this statement that it is not possible to extract heat from the source and convert it completely into work. ये नहीं है possible कि हम सोर्स से हीट निकाले और उसको completely वर्क में कन्वर्ट कर सके. या it is second statement of the that Kelvin Planck is that it is not possible to construct a heat engine which is 100% efficient. ये मुमकिन नहीं है कि हम एक ऐसा हीट इंजन बना सके जिसकी एफिशिएंसी 100% हो. तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज Kelvin Planck statement for thermodynamics second law, that it is not possible to extract heat from the source and convert it completely into work, or it is not possible to construct a heat engine which is 100% efficient. अब जो Kelvin Planck statement है, तो on this statement we are having a heat engine thing जो हमें explain करना है. तो on this statement our heat engine is based, हीट इंजन बेस्ड है, और हीट इंजन का जो डायग्राम है मैं यहां पे बना दूं, जो उसका वर्किंग डायग्राम है, दैट इज यू आर हैविंग a source, then you are having a sink. First we are having a working substance, and last में हमारे पास एक चीज होती है जिसको हम सिंक कहते हैं, और इसका आपने डिस्कशन बिल्कुल 12th क्लास में किया होगा. अब जो सोर्स है वहां पे फ्यूल कंजप्शन होता है, फ्यूल बर्न होता है, और वहां से जब फ्यूल बर्न होता है तो हीट जो है मूव करती है फ्रॉम सोर्स टू द वर्किंग सबस्टेंस. लेट दैट हीट जो मूव करती है फ्रॉम सोर्स टू द वर्किंग सबस्टेंस दैट इज Q1, और इस Q1 की वजह से मान लीजिए इसका टेम्परेचर जो है राइज हुआ T1. ठीक है, तो यहां पर जब फ्यूल सोर्स में फ्यूल बर्न होता है उसकी वजह से हीट डेवलप होती है, हीट से इसका टेम्परेचर T1 हो गया, और हीट जो है वो फ्लो करती है टुवर्ड्स वर्किंग सबस्टेंस, और वर्किंग सबस्टेंस उसको वर्क में कन्वर्ट कर देता है. तो ये वर्क में कन्वर्ट कर देता है बाहर की तरफ मैंने एरो. तो ये मैकेनिकल मोशन जो है आपकी गाड़ी की है ना, जैसे फ्यूल बर्न होता है और हीट वर्किंग सबस्टेंस की तरफ जाता है, तो वर्किंग सबस्टेंस गाड़ी को मोशन में लाता है, और फिर इसको ये पूरा जो हीट यहां से निकला ये पूरा जो है वो वर्क में कन्वर्ट नहीं होता है. वही तो है केल्विन प्लैंक स्टेट. इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम द सोर्स एंड कन्वर्ट इट कंप्लीटली इनटू वर्क. इट इज नॉट पॉसिबल. ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप जितनी हीट निकालते हो वो सारी वर्क में जाए, है ना, वर्क में जाए. तो ये पॉसिबल नहीं कि हमारे पास 100% एफिशिएंसी वाला इंजन हो. तो इसमें से कुछ हीट जो है वो लॉस होती है टू द सिंक, एंड लेट दैट हीट जो लॉस टू द सिंक है दैट इज Q2, और जब सिंक में हीट चली जाती है मान लीजिए उसका टेंपरेचर राइज हुआ T2. तो ये हो गया जनरलाइज्ड वर्किंग डायग्राम ऑफ व्हाट वी कॉल एज हीट इंजन. देन इसमें अगर आप इसमें देखेंगे जो आपका Q1 है वो है इक्वल, क्योंकि ये हीट आई, इसने दो चीज किए, एक तो वर्क डन किया इसने वर्किंग सबस्टेंस के थ्रू, और कुछ हीट रिजेक्ट कर दी टू द सिंक. तो इट इज W प्लस Q2. इट्स वेरी क्लियर फ्रॉम द डायग्राम दैट Q1 शुड बी इक्वल W प्लस Q2, विच इंप्लाइज W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2. मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ द हीट्स है ना, जो सोर्स से हीट आई और जो सिंक में रिजेक्ट हुई, सोर्स ने कितनी हीट दी और सिंक में कितनी रिजेक्ट हुई, तो सोर्स की हीट माइनस सिंक की हीट, जो रेस्ट बचा वो चला गया है वर्क डन में. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेंबर इट फॉर योर हीट इंजन. उसके बाद इसमें एफिशिएंसी का कंसेप्ट होता है. अब एफिशिएंसी क्या होता है हीट इंजन का? एफिशिएंसी किसी भी सिस्टम का होता है आउटपुट बाय इनपुट, है ना. आउटपुट क्या है? to the input. This is a generalized definition for what we call as efficiency. And output क्या है यहाँ पे? Output हमारा है work, है ना. Output is work. और इनपुट जो है उसके लिए चला गया Q1 हीट 1.
अब उसने रिजेक्ट किया, वो तो इंजन की खुद की गलती है, उसने कितना रिजेक्ट किया, उसने ज्यादा रिजेक्ट किया तो वो एफिशिएंट इंजन है ही नहीं, और फिजिक्स में ऐसे इंजन का कोई काम नहीं होता है। तो हमने जो इनपुट दिया दैट्स Q1, उसमें से हमारे लिए जो काम था ना यूजफुल वर्क दैट्स W, द आउटपुट हियर इज W एंड द इनपुट हियर इज Q1, उसने उसमें से रिजेक्ट कर दिया, वो इंजन की जो है खराबी। जैसे हम क्लास में आपको कल लेक्चर जो है डिलीवर कर देते हैं, उस लेक्चर में अब कोई बच्चा है जो हमने फॉर एग्जांपल 100% अपना लेक्चर डिलीवर कर दिया, उसमें किसी बच्चे ने 90% रिटेन किया और 10% में वो कुछ और कर रहा था, 10% उसने लॉस कर दिया। किसी बच्चे ने 50% रिटेन किया, 50% लॉस किया। किसी बच्चे ने 70% रिटेन किया, 30% लॉस किया। किसी ने अब 30% रिटेन किया, 70% लॉस किया, तो वो तो फेल हो जाएगा एग्जाम, है ना। तो उसी हिसाब से इंजन भी हमारा हीट चला गया Q1, उसमें से यूजफुल वर्क W किया उसने, और रेस्ट जो है रिजेक्टेड टू द सिंक चला गया, दैट्स Q2। तो हमारे लिए आउटपुट है W, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, एंड इनपुट था Q1। तो इसमें अगर आप वैल्यूज ड्रॉप करेंगे, नीटा एफिशिएंसी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, W का वैल्यू है Q1 माइनस Q2 हियर डिवाइडेड बाय Q1, है ना। तो Q1 इसको भी डिवाइड होगा, Q2 इसको भी डिवाइड होगा, तो हमारा जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला है दैट कैन बी मॉडिफाइड हियर, that efficiency can be modified here, that Q1 से Q1 चला गया 1 minus it is Q2 by Q1, so this is one formula of efficiency in terms of heat energies, बहुत इंपॉर्टेंट है। Q2 is the heat rejected to the sink and Q1 हो गया वो हीट जो सोर्स से आया। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात फॉर कैरनॉट इंजन, अगर आप कैरनॉट इंजन की बात करते हो, अगर आप कैरनॉट इंजन की बात करते हो, ठीक है, एन इंजन डिजाइन्ड बाय कैरनॉट, तो कैरनॉट में हमेशा आप याद रखो कि Q1 by Q2 का रेशो जो होता है, Q1 by Q2 का रेशो हमेशा T1 by T2 के बराबर होता है। मतलब जो सोर्स में हीट होती है उसके हिसाब से उसका टेंपरेचर राइज करता है, और जो सिंक में हीट चली जाती है उसके हिसाब से उसका टेंपरेचर राइज करता है। सो फॉर कैरनॉट इंजन ओनली वी हैव दिस रेशो दैट Q1 by Q2 इज ऑलवेज इक्वल टू T1 by T2, जितनी हीट उतना टेंपरेचर। तो सोर्स का हीट है Q1, उसी हिसाब से उसमें टेंपरेचर डेवलप होगा, और सिंक में चला गया हीट Q2, उसी हिसाब से उसका टेंपरेचर Q2 T2 डेवलप होगा। तो फॉर कैरनॉट इंजन वी आर ऑलवेज हैविंग द रेशियो दैट्स Q1 by Q2 इज ऑलवेज न्यूमेरिकली इक्वल टू T1 by T2। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसको बिल्कुल जो है तैयार करके जाए अपने एग्जाम में, दिस इज ओनली वैलिड फॉर कैरनॉट इंजन, इसका ख्याल रखिए आप। अब मुझे बोलिए, अगर आप इसका रेसिप्रोकल देखेंगे, देखिए Q1 by Q2, तो मैं लिख सकता हूं ना Q1 by Q2 इज T1 by T2, तो नीचे T1 आएगा ऊपर T2, तो एफिशिएंसी का और एक फॉर्मूला आ गया दैट इज 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1, क्योंकि Q1 by Q2 हो गया बच्चों, Q1 by Q2 T1 दैट Q1 by Q2 इधर देखिए, तो नीचे आएगा आपका T1 और ऊपर आएगा T2। सो दिस इज अनदर फॉर्मूला फॉर द एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर्स। तो कैरनॉट जो है आपका केल्विन प्लैंक का जो स्टेटमेंट है दैट इट्स नॉट पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम द सोर्स एंड कन्वर्ट इट कंप्लीटली इनटू वर्क, और इट इज नॉट पॉसिबल टू डिजाइन ए हीट इंजन विच इज 100% एफिशिएंट। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 100% एफिशिएंसी अचीव हो जाए, मतलब जो सोर्स से हीट निकले और वो सारा वर्क में चला जाए, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ऑन दिस स्टेटमेंट वी आर हैविंग आवर हीट इंजन बेस्ड, और हीट इंजन में सोर्स, वर्किंग सबस्टेंस एंड सिंक, सोर्स से हीट चला जाता है वर्किंग सबस्टेंस की तरफ और उससे वर्क होता है, और रेस्ट ऑफ द हीट इज रिजेक्टेड टू द सिंक। अब जितना हीट एनर्जी में वर्क में चला जाएगा, जितना ज्यादा उतना एफिशिएंट इंजन है, सीधी सी बात है, और जितना वो सिंक में लॉस करेगा उतनी इसकी एफिशिएंसी पुअर है। तो पहले इस डायग्राम को देखिए, Q1 का वैल्यू होना चाहिए W प्लस Q2 का, और फिर W होना चाहिए Q1 माइनस Q2, मतलब सोर्स से जितनी हीट आई है माइनस जो रिजेक्टेड है, रेस्ट जो बचा है वो चला गया वर्क में, वेरी सिंपल। फिर एफिशिएंसी किसी भी सिस्टम का होता है आउटपुट बाय इनपुट, हमारा आउटपुट का जो है दैट इज वर्क और इनपुट हो गया Q1। तो फिर वर्क का वैल्यू ड्रॉप करके जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला आया that is 1 minus Q2 by Q1, Q2 is heat rejected to the sink and Q1 जो है वो हीट है जो सोर्स से वर्किंग सबस्टेंस की तरफ भेजी गई। उसके बाद फॉर कैरनॉट इंजन ओनली, याद रखिए फॉर कैरनॉट इंजन ओनली द रेशियो Q1 by Q2 इज ऑलवेज इक्वल T1 by T2, मतलब जो इसमें सोर्स में हीट है उसके हिसाब से टेंपरेचर है, और जो सिंक में हीट है उसके हिसाब से, दिस रेशियो इज ट्रू ओनली फॉर कैरनॉट इंजन। और फिर ये Q1 by Q2 मैंने इसमें ड्रॉप किया, तो यू आर हैविंग अनदर एफिशिएंसी फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टेंपरेचर। तो एफिशिएंसी की दो फॉर्मूलाज है, एक है टेंपरेचर में और दूसरा है हीट एनर्जीज में। तो आप कोई भी जो है यूज कर सकते हैं अपने जो न्यूमेरिकल में, डिपेंड करता है उसने हीट एनर्जीज आपको दी है या उसने आपको जो है आपको टेंपरेचर्स में क्वेश्चन पूछा है। जैसे इस पे मैं पहले एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, सी हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, उसके बाद हम इसका सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सो द क्वेश्चन इज, तो यहां डिजाइनड एक हीट इंजन है, वो हैव डिजाइनड अ हीट इंजन हियर, तो ये इसका सोर्स है, सोर्स का टेंपरेचर है T1 इक्वल 127 डिग्री सेंटीग्रेड,
और उसमें से हीट चली गई है वर्किंग सबस्टेंस की तरफ, ये वर्किंग सबस्टेंस है इधर, और उसने वर्क किया है W, इट्स नॉट विजिबल देयर, दैट्स व्हाई मैं इस पे फिर से ये कर रहा हूं थोड़ा, और उसमें से हीट कुछ रिजेक्ट हुई है सिंक में, और सिंक का टेंपरेचर जो है दैट इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड। सिंक का टेंपरेचर दिया गया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और सोर्स का टेंपरेचर है 127 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड इट शुड बी देयर दैट सोर्स का टेंपरेचर हमेशा सिंक से ज्यादा, क्योंकि सोर्स से हीट फ्लो होती है वर्किंग सबस्टेंस की तरफ, वर्किंग सबस्टेंस उसमें से कुछ पोर्शन ऑफ हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है और रेस्ट रिजेक्ट करता है टू द सिंक, जिसकी वजह से उसका टेंपरेचर जो है 27 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करता है। बट इट इज ओनली ट्रू फॉर कैरनॉट इंजन कि जितना हीट उसी हिसाब से टेंपरेचर राइज करता है। तो हमसे पूछा गया है फाइंड द हीट थ्रोन टू द सिंक, तो इसमें जो हीट चली गई वो कितनी है, मुझे बोलिए आप। ये सोर्स है बच्चों, दिस इज सोर्स बिकॉज इट्स एट हायर टेंपरेचर। आप कैसे पहचानोगे सोर्स क्या है, जो टेंपरेचर हायर पे हो, तो दिस इज डेफिनेटली सिंक हियर। तो मुझे आप बोलिए सोर्स से जो सिंक की तरफ वर्किंग सबस्टेंस की तरफ हीट गई, लेट दैट हीट बी Q1, क्योंकि हमने सिंबल यूज किया, सोर्स से वर्किंग सबस्टेंस की तरफ हीट जो जाती है दैट्स Q1, और फिर उसने वर्क किया और रेस्ट ऑफ द हीट जो है रिजेक्टेड टू द सिंक दैट इज Q2। तो हमसे क्या पूछा गया, फाइंड द हीट थ्रोन टू द सिंक, तो हमें Q2 निकालना है जो हीट सिंक में चली गई। उसके बाद नंबर सेकंड वर्क डन बाय द इंजन, तो मैंने इसमें 3 क्वेश्चन पूछे, फिर ये पूछ रहा है कि वर्क डन कितना इंजन ने किया, और उसके बाद और एक क्वेश्चन एफिशिएंसी ऑफ द इंजन। तो मैंने पूरा जो आपका हीट इंजन उसके जितने भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है आपके एग्जाम में, वो सारे इस क्वेश्चन में रखे हैं। तो हम एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो आपका फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द हीट थ्रोन टू द सिंक, सिंक में कितना हीट गया है। चलिए पहले आप जो टेंपरेचर है डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हमेशा आप एसआई सिस्टम में लाइए, मतलब इसको केल्विन में लाइए, मतलब आपको डिग्री सेंटीग्रेड को 273 ऐड करना पड़ेगा। चलिए इसको ऐड करते हैं, तो T1 हो जाएगा बराबर 127 प्लस 273, है ना, तो वो होता है 400 केल्विन। तो सोर्स का टेंपरेचर है 400 केल्विन। इसी तरह सिंक का टेंपरेचर अगर आप देखेंगे T2, तो वो है बराबर 27 डिग्री सेंटीग्रेड ओनली, तो उसको 273 ऐड करिए तो ये बनेगा 300 केल्विन। तो पहले आपने सोर्स और सिंक का टेंपरेचर इन टर्म्स ऑफ एसआई यूनिट्स केल्विन में जो है उसको जो है कन्वर्ट कर दिया। अब हम जाएंगे फाइंड द हीट थ्रोन टू द सिंक। देखिए हीट थ्रोन टू द सिंक में जो ये हीट है, ये शायद यहाँ टेक्निकल एरर है इनका, तो यहाँ पे जो है 1000 जूल आप मान लीजिए, बिकॉज विदाउट दिस इट इज इनकम्प्लीट, ठीक है। तो 1000 जूल ऑफ जो है इट्स टेक्निकल एरर हियर दैट Q1 इज इक्वल 1000 जूल। मान लीजिए यहाँ से यहाँ की तरफ जो हीट एनर्जी चली गई है वो 1000 जूल है। सोर्स का टेंपरेचर है 400 केल्विन और सिंक का टेंपरेचर है 300 केल्विन। आपको मुझे बोलना है सिंक में कितनी हीट रिजेक्ट हुई, पहला पार्ट दैट्स वी हैव टू कैलकुलेट Q2। उसके बाद वर्क डन, कितना इसने वर्क डन किया, और थर्ड पार्ट ऑफ दिस इज एफिशिएंसी ऑफ द इंजन। तो याद रखिए यहां पे Q1 दिया है, इट इज गिवन देयर, इट्स 1000 जूल। चलिए फाइंड द हीट थ्रोन टू द सिंक। सो फर्स्ट पार्ट जो है आप मुझे बोलिए फॉर कैरनॉट इंजन, मैंने आपको बोला दैट Q1 by Q2 इज न्यूमेरिकली इक्वल टू T1 by T2। दिस इज ट्रू फॉर कैरनॉट इंजन, दैट रेशियो Q1 by Q2 हीट ऑफ सोर्स एंड टू दैट ऑफ सिंक इज इक्वल टेंपरेचर ऑफ सोर्स टू दैट ऑफ सिंक। तो मुझे बोलिए आप Q1 जो है आपका Q1 दिया गया दैट इज 1000 डिवाइडेड बाय Q2, तो निकालना है आपको T1 दिया गया आपको दैट इज 400 केल्विन, और T2 भी आपको दिया है दैट इज 300 केल्विन। 0 0 चला गया तो Q2 एक क्रॉस हो जाएगा, Q2 इज इक्वल टू 3000 डिवाइडेड बाय 4, तो इट्स 4 7 28, then 4 5 20, 4 750, that is Q2 is equal to 750 जूल। तो मतलब जो सिंक में हीट चली गई, what is the heat rejected to the sink, that is simply equal to 750 जूल। ये हो गया पार्ट फर्स्ट। तो हमने सीधे यूज किया Q1 by Q2 is equal to T1 by T2 because this is true for Carnot engine। Carnot engine के लिए ये हमेशा ट्रू होता है, that ratio of heats equal to ratio of temperatures, और फिर आपका Q1 प्रोवाइडेड था, T1 T2 प्रोवाइडेड था, तो आपने सिंपली Q2 निकाला। सेकंड पार्ट इज वर्क डन बाय द इंजन। तो वर्क डन के लिए आपको पता है ना, वर्क डन फॉर Carnot इंजन इज W इज इक्वल Q1 minus Q2, वेरी सिंपल। Q1 माइनस Q2, मतलब जितनी हीट आई उसमें से जो रिजेक्ट हुआ, द डिफरेंस ऑफ द टू, है ना, यहां से हीट Q1 आई, फिर यहां से रिजेक्ट हुई Q2, तो डिफरेंस जो है वो वर्क में चला गया होगा। तो मुझे बोलिए वर्क डन जो होगा Q1 कितना है, आया जो हीट है वो है 1000 जूल, और जो सिंक में चला गया दैट इज 750। तो वर्क डन अगर वो पूछे तो दैट विल बी 250 जूल। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ वर्क डन। तो दूसरा पार्ट भी हो गया वर्क डन, और तीसरा पार्ट है एफिशिएंसी ऑफ द इंजन। तो एफिशिएंसी होता है हमेशा आउटपुट, दैट इज आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। चलिए मुझे आप बोलिए आउटपुट क्या है, यहां पे आउटपुट हमारा वर्क है, दैट इज 250 जूल। आउटपुट हमारा वर्क है, दिस इज जो मैकेनिकल वर्क में चला गया, जो हमारे लिए यूजफुल है। आउटपुट इज 250, दैट इज वर्क डिवाइडेड बाय इनपुट। इनपुट चला गया 1000 जूल, है ना,
1000 जूल मल्टीप्लाइड बाय 100 फॉर एफिशिएंसी। जब आप 0 0 कैंसिल आउट करोगे, ये 0 भी जाएगा, तो नीटा इज इक्वल 25% इज द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन। बिल्कुल बकवास इंजन है, 25% की एफिशिएंसी। तो ये होता है हाउ टू कैलकुलेट ऑल द 3 थिंग्स आउट ऑफ व्हाट वी कॉल एज हीट इंजन, कि आप कैसे निकालते हो हीट रिजेक्टेड टू द सिंक, आप कैसे निकालते हो वर्क डन, एंड आप कैसे निकालते हो एफिशिएंसी ऑफ द इंजन। और ये तीनों क्वेश्चन जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं आपके एंट्रेंस में। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में या तो हीट इंजन या आपका रेफ्रिजरेटर जो है, रेफ्रिजरेटर और हीट इंजन को मिला के भी एक क्वेश्चन वो पूछता है, वो भी मैंने रखा आज के लेक्चर में। सो दिस इज हाउ टू गो फॉर अ क्वेश्चन लाइक दिस इन केस ऑफ व्हाट वी कॉल एज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड पर्टिकुलरली फॉर व्हाट वी कॉल एज हीट इंजन। उसके बाद पहले हम डिस्कशन करते हैं, उसके बाद और न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं। उसके बाद सी अब जो है नंबर सेकंड इज दिस इज हीट इंजन। हीट इंजन में मैंने दिखाया वर्क डन भी और हीट थ्रोन टू द सिंक एंड हाउ टू कैलकुलेट व्हाट वी कॉल एज एफिशिएंसी। उसके बाद दूसरा होता है इसमें सेकंड स्टेटमेंट। पहला था केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट जिसपे आपने हीट इंजन डिस्कस किया। अब जो सेकंड है दैट इज क्लैशेस स्टेटमेंट। क्लैशेस स्टेटमेंट। सो क्लैशेस स्टेटमेंट जो है, ऑन दिस स्टेटमेंट योर रेफ्रिजरेटर इज बेस्ड। रेफ्रिजरेटर इज बेस्ड, आपका रेफ्रिजरेटर इज बेस्ड, ठीक है, on clashes statement. We are having another device which we can discuss here, that's called as refrigerator. What is the statement of clashes for second law of thermodynamics? That it is impossible to extract heat from the sink without doing external work. ये मुमकिन ही नहीं है कि आप सिंक से हीट निकाल सकते हो विदाउट डूइंग वर्क, क्योंकि सिंक वो चीज होती है जो लोअर टेम्परेचर पे होती है। तो अगर सिंक से आप हीट निकालना चाहते हो, क्योंकि हीट हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो करती है, हीट हमेशा सोर्स टू सिंक चली जाती है। अगर आप रिवर्स करना चाहते हो, मतलब सिंक से ही हीट निकालना चाहते हो, तो यू हैव टू डू एक्सटर्नल वर्क। सो इट्स अ रिवर्स हीट इंजन। तो इसका जो है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रेफ्रिजरेटर में, जो सेकंड स्टेटमेंट है, इट इज अ रिवर्स हीट इंजन। रेफ्रिजरेटर इज अ रिवर्स हीट इंजन। वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ रिवर्स हीट इंजन। इट्स अ रिवर्स हीट इंजन। देख लीजिए आपका हीट इंजन जो था उसमें बच्चों यहां सोर्स था, यहां वर्किंग सबस्टेंस और यहां पे सिंक था। सो दिस वाज योर सोर्स देयर, यह आपका वर्किंग सबस्टेंस था और यह आपका सिंक था। तो आपके जो हीट इंजन में क्या हो रहा था कि सोर्स से हीट वर्किंग सबस्टेंस में जाती थी, वर्किंग सबस्टेंस उसको कुछ वर्क में कन्वर्ट करता था और रेस्ट रिजेक्ट करता था हीट टू द सिंक। सिंक इज एट अ लोअर टेंपरेचर। मगर इस केस में आप क्या कर रहे हैं, आप सिंक से ही हीट निकाल रहे हैं। तो आप सिंक से हीट निकाल रहे हैं, Q2 हीट आपने, क्योंकि सिंक के लिए मैंने Q2 सिंबल यूज किया फॉर हीट। तो हीट Q2 आप निकाल रहे हैं, ये खुद नहीं निकलेगी क्योंकि इट्स एट लोअर टेंपरेचर, यू हैव टू डू वर्क। तो इस वक्त एरो का डायरेक्शन देखिए रिवर्स हो रहा है, दैट इज व्हाई इट्स अ रिवर्स हीट इंजन। तो आप ये वर्क कर रहे हैं और आपको पता नहीं रेफ्रिजरेटर में ये वर्क कैसे करते हैं। आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं, आप रेफ्रिजरेटर में इलेक्ट्रिकल सप्लाई ऑफ कर दीजिए। क्या आपका जो कैबिन है अंदर, जो उसमें फ्रीजर होता है, वो खुद ठंडा होता है? बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। फ्रीजर से हीट निकलती है और आपके कमरे में चली जाती है, वो तभी होता है जब आप उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी पंप करते हो। तो मतलब आपको वर्क करना पड़ रहा है हीट को ड्रैग करने के लिए, और फिर ये चला जाता है सोर्स में, और सोर्स में हीट चला जाता है Q1। सो इट्स अ रिवर्स हीट इंजन। जो हीट इंजन में एरोस की डायरेक्शन थी वो बिल्कुल यहां रिवर्स हुआ। वहां सोर्स से हीट फ्लो करती थी वर्किंग सबस्टेंस में, वर्किंग सबस्टेंस को वर्क में कन्वर्ट करता था और रेस्ट हीट को सिंक में लॉस कर देता था। यहां पे रिवर्स है, आप सिंक से हीट निकाल रहे हो, उसके लिए आपको वर्क करना पड़ता है और टोटल हीट चली जाती है सोर्स में। तो फ्रॉम दिस डायग्राम आल्सो इट इज क्लियर दैट जो यहां पे Q1 है बच्चों, दैट Q1 इज इक्वल टू W प्लस Q2 है ना। इट इज वेरी मच क्लियर हियर दैट दिस Q1 इज इक्वल W प्लस Q2। ये मिलके बनता आपका Q1। तो W किसके बराबर है? ये स्टिल है बराबर Q1 माइनस Q2। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस रेफ्रिजरेटर। उसके बाद इसका एफिशिएंसी को यहां पे हम कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कहते हैं, COP। इसको हम बीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ये फिर से हो गया आउटपुट बाय इनपुट। तो जो है आउटपुट जो है आप इसमें से हीट जो निकाल रहे हो, आप जो हीट निकाल रहे हो उस पे आप कितना वर्क कर रहे हो। हीट आप निकाल रहे हो Q2 और उस पे आपको वर्क करना पड़ रहा है W। सो दिस इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। आप कितनी हीट सिंक से निकाल रहे हो और उस पे आपको कितना वर्क करना पड़ता है। द रेशियो ऑफ द हीट ड्रैग्ड आउट ऑफ द सिंक है ना, टेकन आउट ऑफ द सिंक एंड टू द वर्क डन इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस डिनोटेड बाय बीटा। हीट रिमूव्ड फ्रॉम द सिंक टू द वर्क डन। तो मुझे आप बोलिए कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, फिर आप लिख सकते हो ना Q2 डिवाइडेड बाय W का वैल्यू आपने निकाल के रखा है Q1 माइनस Q2। तो ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वी कॉल एज रेफ्रिजरेटर। क्योंकि कैरनॉट इंजन इन्वॉल्वड है तो मैंने आपको बोला कि Q1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T1
जो सोर्स का हीट होता है वो उसके टेंपरेचर के प्रोपोर्शनल, और Q2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2, इसलिए मैं लिख सकता हूं इन टर्म्स ऑफ टेंपरेचर्स बीटा इज इक्वल Q2 के बदले T2 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2. सो दिस इज इन टर्म्स ऑफ हीट एनर्जीज एंड दिस इज इन टर्म्स ऑफ टेंपरेचर्स, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर. तो अभी तक हमने क्या देखा? हमने दो चीजें देखी फॉर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट वी हैव टू स्टेटमेंट्स हियर फॉर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. वन इज Kelvin Planck statement. On that statement we have our heat engine, and as per that statement it is not possible to extract heat from the source and convert it completely into work, or it is not possible to construct a heat engine which is 100% efficient. Some portion of heat is always lost to the sink, और फिर मैंने वहां से efficiency, work done और heat thrown आपको सिखाया, न्यूमेरिकल भी दिखाया. उसके बाद नंबर सेकंड होता है Clashes statement. Clashes statement is it is not possible to extract heat from the sink without doing work. लोअर टेंपरेचर से हीट निकालने के लिए कुछ वर्क करना पड़ता है और वो मिलके चला जाता है सोर्स में हीट. तो उसमें आपने वर्क डन भी निकाल दिया, और उसके बाद आपका जो है इसमें कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है, वो बीटा से डिनोट किया जाता है. आपने कितना हीट निकाला Q2 टू द वर्क डन, आपने उस पर कितना काम किया, और फिर आपने उसको डिजाइन किया एज पर हीट एनर्जी टेंपरेचर्स. और उसके बाद इसमें मैं और एक चीज ऐड करूंगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि अब आपके पास एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है नीटा इज इक्वल फॉर दैट व्हाट वी कॉल एज हीट इंजन, आपका फॉर्मूला है 1 माइनस T2 बाई T1, और नीटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाई Q1. यह हो गया आपका हीट इंजन. दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन. ये हो गया हीट इंजन बेस्ड फॉर्मूला. और उसके बाद आपका रेफ्रिजरेटर जो है, आपका रेफ्रिजरेटर का कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जिसको आप कहते हैं COP, जिसको हम बीटा से डिनोट करते हैं, वो होता है बराबर Q2 डिवाइडेड बाय Q1 माइनस Q2, और कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा इज इक्वल T2 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2. इन दो को हम जो है रिलेट कर सकते हैं, वी कैन रिलेट देम, है ना. हम इक्वेशंस यहां पे बना के इनको सॉल्व किया जा सकता है, और हमें पता है जो आपका बीटा होता है दैट इज 1 माइनस नीटा डिवाइडेड बाय नीटा. दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू. वन इज एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन एंड बीटा इज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर. सो दिस इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप देखोगे 2019 बेस्ड न्यूमेरिकल है इसमें, कि एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन को हमने कनेक्ट किया है, रिलेट किया है व्हाट वी कॉल एज with a beta, and beta is called as coefficient of performance of your the refrigerator. So beta is numerically equal to 1 minus neta by neta. ये कैसे करेंगे आप? इस फॉर्मूला और इस फॉर्मूला को हम जब इक्वेशनली हम इसको सॉल्व करते हैं, तो we are left with the final formula that beta is 1 minus neta by neta. It can be proved, but for entrance you have to remember that coefficient of performance is also equal to 1 minus neta by neta, where neta is efficiency of a heat engine. Now we will go directly to the numericals. Now numericals में जो आपका न्यूमेरिकल नंबर सेकंड है, क्योंकि फर्स्ट वी हैव डिस्कस्ड, सो दिस इज द न्यूमेरिकल नंबर सेकंड. देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड था डायग्राम पे, और मैंने उसमें आपका हीट इंजन जो है क्लियर कर दिया, सारी चीजें जिसमें हीट इंजन का हीट थ्रोन टू द सिंक, उसके बाद आपने वर्क डन, और फिर उसके बाद एफिशिएंसी भी कैलकुलेट किया. तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का हम सॉल्यूशन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है कैरनॉट इंजन एब्जॉर्ब्स 100 जूल ऑफ हीट फ्रॉम सोर्स. तो Q1 जो है, Q1 इज गिवन 100 जूल ऑफ हीट सोर्स से उसने एब्जॉर्ब किया, तो Q1 इज प्रोवाइडेड दैट इज 100 जूल at 127 डिग्री सेंटीग्रेड. दैट्स T1 इज आल्सो गिवन 127 डिग्री को प्लस करिए वहीं पे 273, तो T1 आ जाएगा आपका वेरी इंपॉर्टेंट 400 केल्विन. ठीक है, तो आप इसको हमेशा ऐसे में लाइए. एंड रिजेक्ट हीट टू द सिंक, और फिर कुछ हीट ये सिंक को रिजेक्ट करता है. इफ द वर्क डन बाय द इंजन इज 30 जूल, वर्क भी दिया आपको, दैट इज 30 जूल का वर्क डन किया है इंजन ने. द क्वेश्चन इज कैलकुलेट हीट रिजेक्टेड, मतलब हीट रिजेक्टेड टू द सिंक. बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है. नंबर सेकंड, टेंपरेचर ऑफ द सिंक. एक तो हीट कितनी रिजेक्ट हुई सिंक में, फिर उस हीट की वजह से उसका टेंपरेचर राइज हुआ होगा, तो वो भी निकालिए, और उसके बाद एफिशिएंसी भी निकालिए उस हीट इंजन की. तो हम एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं. तो फर्स्ट पार्ट इज लाइक दिस. तो ये था व्हाट इज गिवन दिया. तो हीट रिजेक्टेड के लिए बच्चों आप मुझे बोलो, आप देखिए Q1 इज गिवन, W इज गिवन, तो मुझे बोलिए आप W होता ना बराबर Q1 माइनस Q2. तो W इज गिवन हियर 30, Q1 इज आल्सो गिवन हियर. व्हाट इज Q1 हियर? इट्स 100 माइनस Q2 निकालने के लिए Q2 को शिफ्ट करिए. इट इज 100 माइनस 30, that is equal to 70 joule. तो 70 joule of heat is rejected to the sink. तो first part हो गया आपको, that is heat rejected to the sink 70 joule by using simply W is equal to Q1 minus Q2. W भी provided था, Q1 भी provided था, तो 70 joule of heat जो है वो reject हुआ है सिंक में. उसके बाद नंबर सेकंड इज टेम्परेचर ऑफ द सिंक. तो टेम्परेचर ऑफ द सिंक के लिए मैंने आपको बोला, क्योंकि हम जो डिस्कशन में जो इंजन हीट इंजन पढ़ते हैं वो कैरनॉट्स हीट इंजन है, तो उसके लिए हमेशा ट्रू होता है दैट Q1 by Q2 इज इक्वल टू T1 by T2. अब मुझे बोलिए Q1 कितना है? Q1 is 100,
Q2 आपने खुद निकाला अभी, दैट 70। T1 आपका दिया गया है, दैट 400 केल्विन, और T2 आपको निकालना है। अब मुझे बोलिए, आप देखिए 0 0 जाएगा, ये 0 इसके साथ जाएगा, सो T2 इज इक्वल 4 7 28, इट इज 280 Kelvin is the source of is the temperature of the sink। तो T2 भी आपने निकाल दिया। तो एक तो हीट रिजेक्टेड भी आ गया टू द सिंक 70 जूल, और टेम्परेचर ऑफ द सिंक आ गया 280 Kelvin इज द टेम्परेचर ऑफ सिंक। उसके बाद नंबर लास्ट एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होता है हीट इंजन का? एफिशिएंसी होता है बच्चों दैट आपने वर्क डन कितना किया, आउटपुट इट्स W डिवाइडेड बाय आपने हीट कितनी दे दी। आउटपुट वर्क जो है वो 30 जूल है, वो दैट्स गिवन 30 जूल, और हीट कितनी चली गई सोर्स से उसके लिए, दैट इज 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 परसेंटेज के लिए। तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 0 गया यहां से, और नीटा इज इक्वल 30% इज द एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसमें भी उसमें वो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन था, और ये बिल्कुल डायग्राम के बगैर था। तो आपने इसमें देखा कि पहले स्किन के आपने क्या क्या दिया गया था, और फिर अकॉर्डिंगली बाय यूजिंग द प्रॉपर सेट ऑफ इक्वेशंस आपने हीट रिजेक्टेड टू द सिंक, उसके बाद टेंपरेचर ऑफ द सिंक, और उसके बाद एफिशिएंसी भी डिस्कस किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, देखिए अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर, Carnot engine having efficiency 1/5 works between source and sink। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको करके जाइए। तो एक Carnot इंजन है जिसके एफिशिएंसी 1/5 है, वर्क्स बिटवीन सोर्स एंड सिंक, इफ द टेंपरेचर ऑफ बोथ इज इंक्रीज्ड बाय 100 डिग्री। तो टेंपरेचर नहीं दिया गया है, बोलता है मान लीजिए टेंपरेचर इनिशियली था T1 T2, तो उस वक्त एफिशिएंसी थी 1/5, फिर हमने सोर्स का भी टेंपरेचर 100 डिग्री से बढ़ाया और सिंक का भी 100 डिग्री से बढ़ाया, न्यू एफिशिएंसी बिकम्स 1/6, नई एफिशिएंसी बनी 1/6। इनिशियल एफिशिएंसी T1 और T2 पे थी 1/5, और जब आपने टेंपरेचर दोनों का इंक्रीज किया, सोर्स और सिंक का, तो एफिशिएंसी बनी 1/6। हमसे पूछा जा रहा है दैट कैलकुलेट टेंपरेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक। तो आपको टेंपरेचर ऑफ सोर्स भी निकालना है, टेंपरेचर ऑफ सिंक भी निकालना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको बिल्कुल तैयार करके जाइए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन? सी देखिए एफिशिएंसी का जो जनरलाइज फार्मूला है, क्योंकि टेंपरेचर्स की बात है, तो मैं लिखूंगा 1 - T2/T1। व्हाट इज T2? दैट इज टेंपरेचर ऑफ द सिंक, एंड व्हाट इज T1? दैट टेंपरेचर ऑफ द सोर्स। तो मुझे बोलिए इनिशियली जब टेंपरेचर था T2 सिंक का और सोर्स का T1 था, तो उस वक्त एफिशिएंसी थी 1/5। तो मैं लिखूं 1/5 इज इक्वल टू 1 - T2/T1। तो इसको मैं यहां लाता हूं, इट बिकम्स T2/T1 इज इक्वल टू 1 - 1/5। 1 - 1/5 होता है 4/5। तो आपका जो है T2/T1 का रेशो आ गया, फिलहाल T2/T1 होता है बच्चों 4/5। सो दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट। जो पहला डाटा दिया गया था उस हिसाब से हमने इसको डिजाइन किया। उसके बाद बोलता है टेंपरेचर ऑफ बोथ इज इंक्रीज्ड बाय 100 डिग्री सेंटीग्रेड, न्यू एफिशिएंसी बिकम्स 1/6। अब कंडीशन नंबर सेकंड, अब देखिए एफिशिएंसी फिर से यही है, नीटा इज इक्वल 1 - T2, मगर टेंपरेचर इज इंक्रीज्ड बाय 100, तो प्लस 100 डिवाइडेड बाय टेंपरेचर ऑफ सिंक इज आल्सो इंक्रीज्ड बाय 100, तो T1 प्लस 100। अब बोलता है जो एफिशिएंसी है नीटा, ये कितना बना? ये बना 1/6। तो मैं लिखूं 1/6 इज इक्वल टू 1 - T2 प्लस 100 डिवाइडेड बाय T1 प्लस 100, है ना। तो इनिशियली जब टेंपरेचर था बच्चों ओनली T2 एंड T1 था, एफिशिएंसी थी 1/5। जब आपने दोनों का टेंपरेचर 100 डिग्री से बढ़ाया तो एफिशिएंसी हो गई 1/6। अब आप इसको यहां शिफ्ट करिए, वो सारा पॉजिटिव हो जाएगा, तो T2 प्लस 100 डिवाइडेड बाय T1 प्लस 100 is equal to 1 - 1/6, that is only 5/6, है ना, 5/6। Cross multiplying the things here, 6 multiplied by T2 it is 6T2, then plus 600 प्लस हो जाएगा 600 इज इक्वल टू, मुझे बोलिए आप, ये बन जाएगा 5 times T1, then it's plus 500 प्लस 500। अब T1 को उधर ही रखिए, उसको शिफ्ट करिए T2, तो ये बनेगा 5 times T1 minus 6 times T2 इज इक्वल 500 में से आपने इसको यहां शिफ्ट किया तो इट इज ओनली 100। अब आप मुझे बोलिए 5 times T1 minus 6 times T2, और हमें T1 भी निकालना T2 भी निकालना। चलिए इक्वेशन फर्स्ट यूज करते हैं। तो मुझे बोलिए आप T1 किसके बराबर हो गया, है ना, T1 किसके बराबर हुआ, ये हो ना 5/4 times T2। तो वी हैव T1 हियर इज T1 इज हियर इट इज 5, तो था ही T1 का, आप देखिए वैल्यू ड्रॉप करें इक्वेशन फर्स्ट से, T1 का वैल्यू T1 ऊपर चला गया, इट इज 5/4 times T2। तो मैं यहां पे लिखूं इट इज 5/4 times T2 minus 6 times T2 is equal to 100। अब मुझे बोलिए ये हो गया इट इज 25, ये हो गया 25, इट 6 4 24, 25 में से 24 होता है ओनली 1, दैट इज T2 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 100। तो T2 इज इक्वल
400 केल्विन, खेल खत्म। तो टेंपरेचर ऑफ द सिंक आ गया आपके पास 400 केल्विन, टेंपरेचर ऑफ द सिंक इज 400 केल्विन। द क्वेश्चन इज कैलकुलेट टेंपरेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक। सिंक का आ गया 400 केल्विन। अब 400 केल्विन आप इक्वेशन फर्स्ट में ड्रॉप कर सकते हैं। जब आप T2 का वैल्यू इसमें ड्रॉप करेंगे तो मैं लिखूंगा T2 by T1 इज इक्वल 4/5। मैं यहां पे लिख देता हूं T2 by T1 इज इक्वल 4/5। T2 का वैल्यू 400 केल्विन आ गया, T1 आपको चाहिए इज इक्वल 4/5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, T1 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 400 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइड बाय 4, ये हो जाएगा 100 ओनली, एंड T1 बनेगा आपका what we call as 500 केल्विन। सो दिस इज हाउ टू कैलकुलेट टेंपरेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप बिल्कुल तैयार करके जाइए कि इसमें आपको एफिशिएंसीज दो दी थी कि टेंपरेचर T2 और T1 अगर हम सोर्स सिंक और सोर्स का मानते हैं उस वक्त एफिशिएंसी थी 1/5। बिल्कुल हमने लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन से डिजाइन किया, इक्वेशन फर्स्ट कंस्ट्रक्ट कर दी, फिर दोनों का टेंपरेचर 100 डिग्री से बढ़ा दिया। जब दोनों का टेंपरेचर बढ़ा दिया तो एफिशिएंसी बनी 1/6, और एक इक्वेशन डिजाइन की। हमने कुछ खुद नहीं किया, जो क्वेश्चन बोलता गया हम करते गए, हमें फाइनली मिला T2, क्योंकि हमें यहाँ T1 का वैल्यू जो है मैंने ड्रॉप किया, T1 इक्वेशन फर्स्ट से उठा के 5/4 T2। तो T2 पहले निकाला वो 400 केल्विन, और T2 होता है टेंपरेचर ऑफ द सिंक। तो जैसे टेंपरेचर ऑफ सिंक आया, इक्वेशन फर्स्ट में ड्रॉप करके हमें टेंपरेचर ऑफ सोर्स भी मिला, और वो आपने देखा 500 केल्विन। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। कैरनॉट इंजन हैविंग एन एफिशिएंसी ऑफ 1/10 एज हीट इंजन। मतलब एक कैरनॉट इंजन को जब आपने हीट इंजन की तरह यूज किया, क्योंकि कैरनॉट जो हीट इंजन होता है रेफ्रिजरेटर, दे आर रिवर्स टू ईच अदर, सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, वो रिवर्स टू ईच अदर। मतलब आपने कैरनॉट इंजन को पहले एज हीट इंजन यूज किया और एफिशिएंसी थी 1/10, एफिशिएंसी थी 1/10 is used as a refrigerator। फिर आपने इसको एज ए रेफ्रिजरेटर यूज किया। देखिए a Carnot इंजन हैविंग एन एफिशिएंसी ऑफ 1/10, आपके पास Carnot इंजन है, जब वो एज हीट इंजन था उसकी एफिशिएंसी 1/10 थी, फिर आपने उसको एज रेफ्रिजरेटर यूज किया। तो कर सकते हैं ना, बिकॉज दे आर रिवर्स टू ईच अदर। इफ द वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 10 जूल, अगर आपने वर्क डन ऑन द सिस्टम किया 10 जूल, द अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द रिजर्वायर एट लोअर टेंपरेचर इज, मतलब आपने सिंक से जब आपने एज रेफ्रिजरेटर इसको यूज किया, तो आपने जो सिंक से हीट निकाली उसके लिए आपने कितना वर्क किया 10 जूल, तो कितनी हीट निकाली। तो पहले आपका क्वेश्चन जो है आप इसको समझ लीजिए, दैट्स व्हाई मैंने बोल दिया बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका Carnot इंजन जो है ना, आपको दे आर रिवर्स टू ईच अदर, मतलब आप हीट इंजन को एज रेफ्रिजरेटर और रेफ्रिजरेटर को एज हीट इंजन यूज कर सकते हो, सिर्फ आपको रिवर्स करना एरोस का डायरेक्शन, ठीक है। अब मुझे बोलिए आप, जब वो ये इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपका Carnot इंजन जब हीट इंजन था उसकी एफिशिएंसी थी 1/10, उसके बाद आपने उसको एज रेफ्रिजरेटर यूज किया, और रेफ्रिजरेटर यूज करने में आपने 10 जूल ऑफ वर्क किया और हीट ड्रैग कर दी, हीट निकाल दी सिंक से। कितनी हीट निकाली? तो ऑप्शंस है 90 जूल, 99 जूल, 100 जूल और 1 किलो जूल। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक शॉर्ट तरीका है, वो है अगर आपको बीटा और नीटा में रिलेशनशिप पता है, जो मैंने अलग से इंट्रोड्यूस कर दी जब मैंने इसका थ्योरेटिकल सेक्शन आपके साथ डिस्कस किया। अदरवाइज अगर आप इसको नीटा फिर बीटा फिर उनमें आप मल्टीप्लिकेशन डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया तो इट विल बिकम लेंथी एंड एंट्रेंस मीन स्पीड। तो आपको पता होना चाहिए दैट देयर इज अ रिलेशन दैट बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस नीटा बाय नीटा, है ना। दिस इज अ रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। तो यहां पे वही है ना, आपको एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन दिया है तो आप कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर निकाल सकते हो। तो बीटा निकाला जा सकता है 1 माइनस नीटा दिया है 1/10 होल डिवाइडेड बाय 1/10। अब मुझे बोलिए आप, देखिए हो गया 9/10, तो बीटा हो गया बच्चों, बीटा हो गया 9/10 और 10 ऊपर जाएगा 10/1, 10 चला गया तो बीटा पहले कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का वैल्यू आया। देखिए जैसे अगर आपको इक्वेशन पता है तो एक सेकंड में आपका बीटा आ गया। जैसे बीटा आ गया, अब बीटा न्यूमेरिकली किसके बराबर होता है? एक हो गया आपने इक्वेशन याद किए, दूसरा हो गया कंसेप्ट। बीटा होता है आपने कितना हीट निकाला टू द वर्क डन, आपने सिंक से कितना हीट निकाला Q2 टू द वर्क डन। अब मुझे बोलिए बीटा आपका 9 आया, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 10 जूल, आपको हीट ही निकालना है। देखिए बोल रहा है ना, आपको बोल रहा है द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द रिजर्वायर एट लो टेंपरेचर। तो रिजर्वायर एट लो टेंपरेचर मतलब सिंक से कितनी हीट निकाली, दैट इज Q2 आपने हीट निकाली, उसके लिए आपने 10 जूल ऑफ वर्क किया। बीटा आपने जो फर्स्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चन था वहां से आपने जो है कैलकुलेट किया, तो Q2 इज इक्वल 9 into 10 इज इक्वल 90 जूल शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 90 जूल। तो ये हो गया आपका व्हाट वी कॉल एज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स व्हिच इज बेस्ड ऑन टू स्टेटमेंट्स, वन इज कैल्विन प्लैंक एंड अनदर इज व्हाट वी कॉल एज क्लैशेस। ऑन कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट we have designed a heat engine, and on Clash's statement we have a refrigerator. Refrigerator is just opposite to that of, it's reverse
सिमिलर टू दैट ऑफ द हीट इंजन। और फिर इनमें रिलेशनशिप जो होता है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस और नीटा के बीच में, वो मैंने बोल दिया। एंड देन आई डिस्कस्ड ईच टाइप ऑफ न्यूमेरिकल विद यू पीपल। इन न्यूमेरिकल्स को आप अच्छी तरह से तैयार करिए और हम जो है होप करते हैं कि ये क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस में आ जाए। द नेक्स्ट लेक्चर जो है आपका कंडक्शन बेस्ड होगा, वो हम इंशाल्लाह और रहमान कल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।